हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी है। आर्टिकल 360 360। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करते हैं। पार्ट 18 में भाग 18 में आर्टिकल 352 से 360 तक इमरजेंसीज के प्रोविजन है, जिसमें आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल का प्रोविजन है। आर्टिकल 356 में स्टेट इमरजेंसी राज्य आपातकाल, जिसको प्रेसिडेंशियल रूल भी कहते हैं, उसका प्रोविजन है। और आर्टिकल 360 में, जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, उसमें प्रोविजन फाइनेंशियल इमरजेंसी का है, वित्तीय आपातकाल का। चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हालात, फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है। हमारी ही नहीं, वर्ल्ड की किसी भी इकोनॉमी की या कंट्री की अगर आप देखोगे, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, सब कुछ ठप है। तो हम उसी पे बात कर रहे हैं क्योंकि ये न्यूज में बहुत था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इवन एक पिटीशन भी दायर की गई है इसको लेके। खैर, तो पहले हम बेयर प्रोविजन पे बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी वाला प्रोविजन क्या कहता है। देखो, इसमें वर्डिंग यूज हुई है, प्रेसिडेंट को अगर ये ठीक लगता है कि देश की वित्तीय स्थिरता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया अगर खतरे में है, या क्रेडिट ऑफ इंडिया, भारत की साख खतरे में है, ये पूरे भारत की बात कर रहे हैं हम। ये भी लिखा है कि भारत के किसी पार्ट के साथ अगर ये कंडीशन है, यानी कि किसी स्टेट के या कई सारे राज्यों की कंडीशन बहुत खराब है, इकोनॉमिक कंडीशन या क्रेडिट को खतरा हो गया है, तो प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है। ये उसको पावर दी गई है। अच्छा, ये भी आपको मालूम है कि प्रेसिडेंट के बारे में लिखा है, लेकिन एक्चुअल में पावर कौन यूज करता है? प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की सलाह पे। लेकिन आमतौर पे सबको मालूम है कि प्राइम मिनिस्ट्रियल जहां पे व्यवस्था होती है, उसको संसदीय व्यवस्था कहते हैं, वहां पे ज्यादातर पावर प्रेसिडेंट को नहीं होती है, वो सिर्फ नॉमिनल हेड होता है। पावर ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर को होती है। तो अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिकमेंड किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि आप फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दीजिए, तो प्रेसिडेंट के लिए ये बाइंडिंग है कि वो डिक्लेयर करेंगे। अब क्या होगा, पहली बार 2 महीने के लिए लगेगी, प्राइम मिनिस्टर ने रिकमेंड किया, 2 महीने के लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई। फिर इसके बाद अगर इसको आगे एक्सटेंड करना है तो 2 महीने के अंदर अंदर आपको पार्लियामेंट से अप्रूव कराना पड़ेगा। यानी कि प्राइम मिनिस्टर अपना प्रपोजल रखेंगे कि साहब हम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा रहे हैं और इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश की आर्थिक व्यवस्था खराब हो चुकी है। अब 2 महीने के बाद अगर बढ़ाना है तो सिंपल मेजॉरिटी से लोकसभा और राज्यसभा दोनों अलग अलग एक प्रपोजल पास करेंगी विद 50% +1 सिंपल मेजॉरिटी जिसे कहते हैं, उससे। ठीक है। अच्छा, एक्सटेंशन की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और बार बार अप्रूवल भी नहीं लेना है। ये बेयर प्रोविजन है। अब इसके इफेक्ट क्या क्या होंगे जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी, तब हम उसकी भी बात कर ले रहे हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं कि क्यों लगनी चाहिए, क्यों नहीं लगनी चाहिए, या उसको उसके पक्ष में या विपक्ष में जो बातें हो रही हैं। तो जैसी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर होगी तो पहला इफेक्ट ये होगा कि सेंटर को पावर मिल जाएगी कि वो किसी भी स्टेट को फाइनेंशियल मैटर पे कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकती है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। एक इफेक्ट। दूसरा, हर स्टेट में मनी बिल पास होता है, खजाने से पैसा निकालने के लिए एक लॉ बनाया जाता है, इसको मनी बिल कहते हैं। पास होने के बाद वो एक्ट बन जाता है। तो मनी बिल अप्रूवल लेती है सरकार पैसा विड्रॉ करने की। तो कोई भी स्टेट पैसा विड्रॉ सरकारी खजाने से जब भी करेगी, सरकार जब भी करेगी, तो ऐसी कंडीशन अगर बनती है फाइनेंशियल इमरजेंसी की, तो वो बिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेफर किया जाएगा कि क्या हम इतना पैसा निकाल सकते हैं, खर्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये सेंटर को बहुत अगर कंट्री को बचाना हो इकोनॉमिक कोलैप्स से, उसको बचाने का एक तरीका है और उसको पावर दी गई है। तो सेंटर कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकता है। इससे भी हटके तीसरा इफेक्ट आएगा, जो बहुत ही हैरानी वाली बात है, वो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन करता है आर्टिकल 360 कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट को
उसके एम्प्लॉइज की सैलरी कट करने के लिए कह सकती है कि भाई इतने % सैलरी आप रिड्यूस कर दो सारे एम्प्लॉइज की, 50%, 30%, इस तरीके से। आमतौर पे ये पावर सेंटर को नहीं है कि वो स्टेट्स को कह सके कि आप अपने एम्प्लॉइज की सैलरी कम करो, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लग रही है तो पावर सेंटर के पास आ जाती है। अब हम सेंटर के खुद के मामले में आते हैं। सेंटर जब इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा तो वो अपने एम्प्लॉइज की या अपने किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर की सैलरी रिड्यूस कर सकता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज भी शामिल हैं। ये मेंशन करता है आर्टिकल 360, और ये भी लिखता है कि फाइनेंशियल रिलेशंस जो स्टेट के और सेंटर के होंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड होंगे और सारे इंस्ट्रक्शन देने की पावर सेंटर को चली जाएगी। और ये भी लिखा है कि संविधान में लिखी किसी बात के होते हुए भी ये प्रोविजन डोमिनेट करेगा। इतनी ज्यादा पावर दी है। अब हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा कब माना जाएगा, सरकार ऐसा कब मानेगी। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा तो आपको दिख ही रहा है। एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इकोनॉमिक साइकिल नहीं है, लोग भूखे रहने की कंडीशन पे आ चुके हैं, सभी की कंडीशन आ गई है ना, इकोनॉमिक साइकिल बिल्कुल टूट चुकी है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, कोई भी कंट्री इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करे कोरोना जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। अब कभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ये नहीं चाहेंगे कि मैं फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाऊं, क्योंकि भारत में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी हो। कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहेगा कि किसी भी वजह से कि एक नई चीज जो गलत मानी गई वो उसने अपने सर पे ले ली कि साहब मैंने इमरजेंसी लगाई थी फाइनेंशियल। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर अवॉइड कर रहे हैं। और जो फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया की निर्मला सीतारमन, उन्होंने डिनाई भी कर दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में डिनाई कर दिया कि नहीं, ऐसी कोई हमारा प्लान नहीं है, ना ऐसी कंडीशन हम आने देंगे। अब सवाल ये कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा माना गया। एक बार 1990 में ये कंडीशन आई थी, तो 91 में फॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और वो जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने अपना एलपीजी मॉडल पेश किया और हम उस चीज से उबर गए, यानी कि निकल गए। तो मुझे नहीं लगता कि वो कंडीशन अब आएगी। लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब में आ रहे हैं, सिस्टम में आ रहे हैं, आने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे मदन सर ने बोला था कि आप थिंक टैंक में शामिल होगे, छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। और हम जो चर्चा कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अभी तो ये इनिशियल फेज दिख रहा है और अभी तक कोई भी चीज ऐसी नहीं बन पाई है जो हमें इस चीज से बचाव दे सके कोरोना से। और ये अगर ऐसी ही कंडीशन रही तो मे बी फ्यूचर में महीने 2-4 महीने में ऐसी कंडीशन बन जाए कि हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़े, लेकिन सरकार कभी भी नहीं चाहेगी। अच्छा, अब एक बात आर्टिकल 360 में एक बात बताता हूं मैं आपको। इंदिरा गांधी ने जब नेशनल इमरजेंसी लगाई थी तो 38वां संविधान संशोधन 1975 में उन्होंने किया था। स्मार्ट लेडी, उन्होंने लिखवा दिया 38वें संविधान संशोधन से, 38 अमेंडमेंट से, कि जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर होगी तो ये किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कि इसके ग्राउंड थे या नहीं थे। फिर मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने, तो ये गलत बात तो लग रही है ना, जुडिशियल रिव्यू कैसे नहीं हो सकता? ऐसे तो प्राइम मिनिस्टर कभी भी कुछ भी कह दे, तो क्या वो सही में कॉन्स्टिट्यूशनल होगा या नहीं होगा, इस बात को लेकर। तो 44वें अमेंडमेंट 1978 से इस प्रोविजन को खत्म कर दिया गया। ठीक। अच्छा, एक बात और, फंडामेंटल राइट्स पे फाइनेंशियल इमरजेंसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो एज इट इज रहते हैं, लेकिन उनको कुछ कुछ रेगुलेट करना जरूरी हो जाता है। जैसे मूवमेंट, खासकर जैसे कोरोना को आप फेस कर रहे हो तो मूवमेंट भी रुकेगा, और फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम कुछ मामलों में थोड़े थोड़े रेस्ट्रिक्शन रहेंगे, वो लॉ से होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं होंगे। ठीक है। तो आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात हमने की, पहली बार 2 महीने के लिए लगती है और आगे एक्सटेंड हम उसको कर सकते हैं बाय द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो भी होगा हम उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे और वो बहुत
कोई हॉट टॉपिक होगा जो चर्चा में रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दिए। थैंक यू।